रामपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रमेश खेत में उगने वाली फसलों को बेचकर अपना गुजारा चलाता, लेकिन अब उसके बैल भी अब बूढ़े हो चुके थे। चल हीरा, चल मोती, थोड़ा और जोर लगा लो बेटा। खेत की जान तुम ही तो हो। मुझे पता है कि तुम दोनों अब बूढ़े हो चुके हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो। इस बार फसल बेचकर तुम्हारे चारों का अच्छे से इंतजाम करूंगा। फिर देखना कैसे तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाती है। रमेश अपने खेत पर काम कर रहा होता है। उधर घर में सावित्री खट पर लेटी थी। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन आंखों में इंतजार था। अर्जुन बेटा, कहाँ हो? तुमने और तुम्हारे पिताजी ने खाया या नहीं? अरे माँ, अभी कहाँ से खा लेंगे? पिताजी तो खेतों पर गई है। अब आ जाएंगे तो मैं भी उनके साथ ही खा लूंगा। अर्जुन बोल ही रहा होता है कि तभी रमेश आ जाता है। हाँ सावित्री, तुम ज्यादा मत बोलो, बस आराम करो। रुको थोड़ी देर, मैं तुम्हारे लिए तुलसी का काढ़ा बनाकर लाता हूँ। अब रमेश सावित्री के लिए काढ़ा बनाने लगता है। काढ़ा पीने के बाद सावित्री को आराम मिल जाता है। माँ, आप ज्यादा ना बोलो, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, आप बस आराम करो। पिताजी, आप खेतों में काम करने के बाद भी माँ की अच्छे से देख रेख करते हैं। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह किसान बनूंगा। जरूर बेटा, लेकिन सिर्फ मेहनती ही नहीं, समझदार भी बनना। खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, माँ की तरह होता है। उनका ध्यान भी रखना पड़ता है बेटा। लेकिन पिताजी, गांव के बाकी लोग तो कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा, सब लोग तो शहर जा रहे हैं। बेटा, ये सही है कि खेती अब आसान नहीं रही, लेकिन जो मिट्टी से प्यार करता है उसे कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ता। शहर में पैसा जरूर है बेटा, पर वहाँ अपनापन और संतोष नहीं। कुछ देर बाद रमेश सावित्री को काढ़ा पिलाने लगता है। अगले दिन रमेश जल्दी खेतों पर जाता है, लेकिन काम ज्यादा होने के कारण वो शाम तक घर लौटता है। तभी उसे रास्ते में एक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरे क्या हुआ शेरू, क्यों भौंक रहा है? वो कुत्ता कुएं के पास खड़ा था। वो बार बार कुएं की तरफ देखकर भौंक रहा था। शेरू भला इस कुएं की तरफ देखकर क्यों भौंक रहा है? जरूर कुएं के अंदर कुछ तो है। अब रमेश कुएं में झांककर देखने लगता है। तभी उसे एक संदूक दिखाई देता है। हैं? इतना पुराना संदूक, क्या हो सकता है इसमें? वो देर तक देखता रहा, लेकिन उसके पास संदूक निकालने के लिए कोई चीज उपलब्ध नहीं होती। फिर वो दिल में एक अजीब सी बेचैनी लेकर घर लौट जाता है। रात में उसने जब सावित्री को सारी बात बताई तो उन दोनों ने उस संदूक को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। तो फिर हम सुबह ही कुएं के पास चलते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही रमेश और सावित्री कुएं के पास पहुंच जाते हैं। दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से संदूक को ऊपर खींचा। ये तो बहुत भारी है। लगता है संदूक के अंदर कोई भारी सामान रखा है। हाँ सावित्री, तुम ठीक कहती हो, लेकिन बिना संदूक को खोले हमें कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। हम इसे घर पर ले चलते हैं, वहां पर हम इसे आराम से खोलकर देखेंगे। फिर वो दोनों संदूक को अपने घर ले आए। जैसे ही सावित्री ने उस संदूक को खोला, कमरे में जैसे सन्नाटा फैल गया। संदूक में नोटों की गड्डियां थी और एक डायरी। हे भगवान, इतना सारा पैसा,
ये तो सपने जैसा लगता है। रमेश की आंखों में चमक थी। इतने पैसे देखने के बाद रमेश के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सावित्री, इतने पैसे तो हमने कभी भी नहीं देखे होंगे। ये तो चमत्कार जैसा है जी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। तभी अर्जुन दौड़ता हुआ अंदर आया। उसकी नजर सीधे संदूक पर गई। पिताजी, ये संदूक किसका है? और इसके अंदर तो नोटों की गड्डियां रखी है। बेटा, ये संदूक हमें पुराने कुएं से मिला है। जरा सोच के देखो, इन पैसों से हम क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, ये पैसे तो किसी और के हैं, तो आप इसके बारे में इतना कुछ कैसे सोच सकते हैं? बेटा, हमने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि ये पैसे तो हमें मिले हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। हमने कोई चोरी नहीं की है। हो सकता है भगवान ने इस संदूक को हमारे नसीब में लिखा हो। हाँ अर्जुन बेटा, हो सकता है ये संदूक हमारे लिए ही हो। वैसे भी हम इन सभी पैसों का कोई गलत उपयोग नहीं करेंगे। इन सभी पैसों से हम अपनी जरूरतों को ही पूरा करेंगे। पिताजी, ये पैसे आपको कुएं में मिले हैं, ना कि हमारे खेतों में। इस पैसों पर हमारा हक नहीं हो सकता। आपको इन पैसों को सरपंच को सौंप देना चाहिए। कमरे में एक पल को शांति छा गई। रमेश का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर रमेश कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, हाँ, तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन जरा सोचो तो, हम हमेशा से ही गरीबी से जूझ रहे हैं। क्या हमें हक नहीं कि हम भी दूसरों की तरह जिंदगी को जिए? इन पैसों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा, जिससे हम गरीब नहीं रहेंगे। पिताजी, जानबूझकर इन पैसों को अपना मान लेना एक चोरी होगी। हो सकता है इस चोरी की करनी हमें आगे चलकर भोगनी पड़े। और पिताजी, आपने ही तो मुझे एक दिन सिखाया था ना कि ईमानदारी और सच्चाई कभी मत छोड़ना। अब रात का खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो रात भर उस संदूक के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वो संदूक के साथ बाजार की तरफ जाने लगता है। अगर मैं इन पैसों को किसी और के हवाले कर दूं, तो वो सभी इस पैसों को खर्च कर देंगे। नहीं नहीं, इन पैसों से मैं नई बैल खरीद लेता हूँ और बाकी पैसों से अपने घर के दूसरे सामान खरीद लूंगा। अब रमेश आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर धूल से सने थे। वो थका हुआ लग रहा था। अरे बेटा, तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? क्या बात है? चाचा, मैं अपने दादा को ढूंढ रहा हूँ। वो कई साल पहले इसी गांव में रहते थे। दादा? कौन दादा? नाम क्या है उनका? उनका नाम हरनाम दास था। एक बार परिवार में झगड़ों की वजह से वो घर से निकले, फिर कभी भी लौटकर ही नहीं आए। अब मैं और माँ एक साथ रहते हैं। कुछ देर बाद उसकी नजर रमेश के संदूक पर पड़ती है। ये संदूक, मेरे दादा के पास भी ऐसा ही एक संदूक था। उसमें उन्होंने अपनी डायरी रखी थी। रमेश चौंक जाता है। वो संदूक की ओर देखता है और कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। क्या ये वही संदूक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या शायद। अब रमेश सुधीर की तरफ देखते हुए भावुक हो जाता है और उसे अब ऐसा लगता है कि मानो उसने किसी की चोरी कर ली हो। फिर उसे अपने बेटे का ख्याल आता है। शायद अर्जुन ने ठीक ही कहा था, ये संदूक हमारा नहीं है। अगर मैं इस पैसों से कुछ खरीदता हूँ तो मैं एक चोर कहलाऊंगा।
वैसे भी इस लड़के को देखकर लगता है कि मुझसे ज्यादा इस पैसों की जरूरत तो इसे ही है। नहीं नहीं, मैं इन पैसों को नहीं रख सकता। मैं कल ही इन पैसों को सरपंच को सौंप दूंगा। सरपंच जो भी करेंगे वो सबके लिए अच्छा ही होगा। कुछ देर बाद गांव पहुंचकर रमेश सबसे पहले सरपंच के घर जाता है। सरपंच जी, मुझे आपसे गांव वालों के सामने कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ ही देर में पंचायत के चबूतरे पर लोग इकट्ठा हो गए। रमेश ने सबके सामने वो संदूक रखा। सरपंच जी, ये संदूक मुझे पुराने कुएं में मिला था, लेकिन ये संदूक मेरा नहीं है। इस पर किसी और का हक है। गांव वाले चौंक गए। फिर सरपंच ने संदूक खोला। उसमें रखी गड्डियों और गहनों के साथ एक पुरानी डायरी भी थी। उन्होंने डायरी को पलटा और एक नाम पढ़ा, हरनाम दास। इसी बीच सुधीर आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। अरे, ये तो मेरी दादा की लिखावट है। ये उनका ही संदूक था। मैं तो अब ये पूरा यकीन से कह सकता हूँ, ये मेरा दादा का ही संदूक था। क्या सच में ये संदूक तुम्हारे दादा का ही है? जी सरपंच जी, कई साल पहले मेरे दादा भी यही संदूक लेकर घर से चले गए थे। तब से तो मैं बस उन्हें ही ढूंढ रहा था। अब सरपंच को रमेश के लिए अच्छा लगता है। वो भावुक होकर बोलता है, रमेश, तूने जो किया है वो आजकल बहुत कम लोग करते हैं। तूने सिर्फ धन नहीं लौटाया, बल्कि गांव की इज्जत बचाई है। ऐसी कोई बात नहीं है सरपंच जी। मैंने इस संदूक को खुद के पास रखने की कोशिश की थी, लेकिन सुधीर को देखने के बाद मेरा दिल ही नहीं माना। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये संदूक आपको सौंप दिया। ये सब नजारा देखकर सुधीर भावुक हो जाता है। सुधीर बेटा, ये संदूक तुम्हारे पिताजी की अमानत है, इसलिए इस संदूक पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। चाचा, आपने मुझे सिर्फ मेरा संदूक ही नहीं लौटाया, आपने मेरे दादा की यादें भी लौटा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। इसी बीच अर्जुन भी पंचायत में पहुंच जाता है। पिताजी, आपने आज वो कर दिखाया जिसकी वजह से आपकी ईमानदारी पूरे गांव वालों के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज के बाद जब कोई भी ईमानदारी की मिसाल देगा तो रमेश और अर्जुन का नाम जरूर लिया जाएगा। अरे रमेश भैया, आज तो आपने साबित कर दिया कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपने सुधीर की तकलीफों को समझकर उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ रमेश भैया, हम सबको आपके ऊपर गर्व है। आपने इतना महान काम करके गांव के दूसरों लोगों को भी ईमानदारी की सबसे बड़ी सीख दी है। बेटा, आज अगर तू मुझसे ना मिलता तो मैं अपनी ईमानदारी हमेशा के लिए खो देता। अरे नहीं रघु, बस जो दिल से ईमानदार होता है वो बेईमानी कभी कर ही नहीं पाता। अब पास खड़ा अर्जुन अपने पिता के लिए गर्व महसूस करने लगता है। बेटा, तू ही मेरा सच्चा धन है। तेरी एक बात ने मेरी आंखें खोल दी बेटा। पिताजी, हम गरीब जरूर हैं, पर अगर दिल साफ हो तो हम सबसे अमीर हैं। कुछ देर बाद सुधीर रमेश के पास आता है। उसके हाथों में पैसों की कुछ गड्डी होती है। चाचा, मैं भी एक गरीब हूँ, इसलिए गरीब की हर तकलीफ को अच्छे से समझ सकता हूँ। आपने जो भी किया वो ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो आज मैं अपने दादा की ये अमानत ना पा सकता। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से ये छोटी सी रकम भेंट में देना चाहता हूँ। कृपया आप मना मत कीजिएगा, आप ये रख लीजिए।
सुधीर बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने एक गरीब की तकलीफ को समझकर मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। कुछ समय बाद रमेश उन्हीं पैसों से खुद का व्यापार शुरू कर लेता है और ईमानदारी के चलते उसका व्यापार अच्छा खासा चलने लगता है। अब उसके परिवार की सभी तकलीफें खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग ईमानदारी का साथ देते हैं उनके साथ सदा भलाई ही होती है।